आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के 60 क्वेश्चन करेंगे। यह वीडियो अब तक का सबसे लंबा वीडियो होगा शिक्षण अभिरुचि का टीचिंग एप्टीट्यूड का। इससे पहले आपने इतना लंबा वीडियो नहीं देखा होगा। यह वीडियो डीएलएड, टीईटी या जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यतः यह जो वीडियो डाला गया है ये डीएलएड 2020 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है अध्यापक को पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए? ए त्याग एवं निष्ठा के लिए, बी नवाचार अध्यापन के लिए, या सी अन्य अध्यापकों को प्रोत्साहित करने के लिए, या डी प्रतिभा की पहचान करने के लिए। तो किसके लिए दिया जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर है बी यानी नवाचार अध्यापन के लिए। कि क्लास बच्चे को जो कुछ भी क्लास में पढ़ाता है उसमें क्या होना चाहिए? नवाचार होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। यानी कि वो नई नई विधियों से बच्चों को क्या क्या करे? पढ़ाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ए है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर क्या है? सबको पता है कि शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? डी यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। अगला क्वेश्चन है किस विषय की साला साला मतलब कक्षा किस विषय की साला यानी कि कक्षा की समय सारणी के प्रथम अर्धांश में वरीयता दी जानी चाहिए? यानी कि जो आपकी क्लास है उस क्लास में जो आप जो टाइम टेबल बनाएंगे क्लास का, तो सबसे पहले आप किस क्लास को रखेंगे? मैथ्स की, ज्योग्राफी की, चित्रकला की, विज्ञान की? तो देखो ऐसा माना जाता है कि हमें क्या रखनी चाहिए? मैथ्स की क्लास सबसे पहले रखनी चाहिए। जो हमारा करिकुलम जो हमारी क्लास का टाइम टेबल है उसमें हमें मैथ्स की क्लास क्या रखनी चाहिए? सबसे पहले रखनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बालकों में सहयोग तथा दल भावना के विकास के लिए कौन सा क्रियाकलाप सर्वोत्तम है? तो इसका है ए वाद विवाद, कला, प्रश्नोत्तरी या परियोजना कार्य। बच्चों में क्या विकसित करनी है? सहयोग की भावना और दल की भावना। कि वो कुछ भी काम करें उसमें क्या करें? एक दूसरे का सहयोग करें। तो अगर वाद विवाद कराएंगे हम तो वो तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? एंगेस्ट हो जाएंगे, सहयोग नहीं करेंगे। प्रश्नोत्तरी करेगा तो प्रश्नोत्तरी तो कैसे करते हैं? इंडिविजुअल करते हैं। कला यानी कि आर्ट भी कैसे करता है? इंडिविजुअली करता है। लेकिन जब हमें कोई उन्हें प्रोजेक्ट कार्य देते हैं तब वो क्या करते हैं? उसको एक साथ करते हैं। जैसे कि हमने उन्हें बहुत सारे मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए दे दिए, या हमने उन्हें कोई किसी खेत है उस खेत में हमने उन्हें क्या है? पत्थर छानने के लिए दे दें, तो उसको ऐसे कार्य को क्या करते हैं? एक साथ करते हैं। या हमने कोई गेम्स दे दिया उन्हें, गेम खेलने के लिए दे दिया, तो उसमें क्या करते हैं? एक साथ करते करते हैं। यानी कि उसमें क्या होती है? दल एवं सहयोग की भावना होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों को सजा देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दूसरों को गलती करने से बचाना, गलती का बदला लेना, गलती को सुधारना, या अपने अधिकारों का प्रदर्शन करना। तो देखिए जब भी आप किसी बच्चे को सजा देते हैं या किसी को हम सजा देते हैं तो हम क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? क्योंकि वो क्या है कि जिसने गलती की है वो क्या हो सके? सुधर सके। तो इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर सी यानी कि दोषी को सुधारने के लिए सजा देने का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रवेश बोध क्यों आवश्यक है? ए विभिन्न क्षेत्रों के प्रवेश में विभिन्नताओं के कारण, बी प्रवेश को नियंत्रित तथा परिवर्तित करने के लिए, सी प्रकृति के कई रुचिकर पक्ष होने के कारण, या डी मानव की उत्तरजीविता की रक्षा के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए कि सभी स्तरों पर प्रवेश बोध क्यों आवश्यक है? क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों के प्रवेश में विभिन्नता के कारण होगा। चलिए अगला देखते हैं। हमारे संविधान में 14 वर्ष की आयु तक निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान क्यों किया गया है? ए है अधिक संख्या में कुशल नागरिक प्राप्त करने के लिए, बी है प्रजातांत्रिक प्रक्रिया सफल बनाने के लिए, सी है आर्थिक प्रगति में सहायता करने के लिए, या विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए। तो हमारे संविधान में आपको पता है कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है आर्टिकल 21 के क में, जिसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 आयु तक की वो जो वर्ष के बच्चे होंगे उन्हें क्या दी जाएगी? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि हमारे देश में जो प्रजातांत्रिक मूल्य है यानी कि जो लोकतंत्र है, कि लोकतंत्र का क्या हो? जनता का जनता के लिए और जनता का शासन हो। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। यानी कि जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है उस प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए।
अगला क्वेश्चन है आपका, अभिभावक शिक्षक संघ का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता को उन्नत करना, बी शाला के स्तर को उन्नत करना, या सी पाठ्यचर्या को प्रासंगिक बनाना, या डी अधिभावकों अधि अभि अध्यापक की गुणवत्ता और नियमितता को सुनिश्चित करना। तो इसका सही आंसर क्या है? कि जो आपकी क्लास होगी उस क्लास के स्तर को क्या बनाएंगे आप? उन्नत बनाएंगे, यानी कि उस क्लास के स्तर को आपके करेंगे और अच्छा करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, यानी कि जो अभिभावक शिक्षक संघ है उसका सबसे ज़्यादा उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो क्लास है उस क्लास को और ज़्यादा बेहतरीन बनाया जा सके, ताकि बच्चे क्या कर सकें और अच्छा पढ़ सकें। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में पत्राचार यानी कि जो मुक्त विश्वविद्यालय होते हैं जैसे कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, उसका शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ए असफल यानी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को एक विकल्प प्रदान करना, बी शाला यानी कक्षा से छात्र निष्क्रमण कम करना, सी है व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना, या डी है औपचारिक शिक्षा का समर्थन करना। तो देखिए, इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? वो मेन उद्देश्य ये है कि देखो, ऐसा तो है नहीं कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से वो बच्चे फॉर्म भरते हैं जो फेल होते हैं, ये भी नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा तो खैर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से हमें क्या है, कम मिलती है। यानी कि तो क्या होता है, डिस्टेंस लर्निंग होती है। यानी कि जो किसी प्रकार से पढ़ नहीं पाया है या कहीं दूर है, तो वो क्या है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से या मुक्त जो विश्वविद्यालय है वहाँ से अपना क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। तो इसका सही आंसर होगा यानी कि कक्षा से छात्र निष्क्रमण कम करना। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, जो गरीब जो सबसे गरीब और कमजोर है आदमी तुमने देखा होगा, जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वो उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। यह कथन किसका है? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका है? महात्मा गांधी का, जाकिर हुसैन का, जवाहरलाल नेहरू का, या इंदिरा गांधी का? तो ये कथन किसका है? ये कथन महात्मा गांधी जी का है। इस कथन को क्या कहा जाता है? अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब है कि अंत में बैठे व्यक्ति का सबसे पहले उदय। अंत में बैठे व्यक्ति का सबसे पहले उदय। तो गांधी जी ने क्या कहा था कि जो सबसे लास्ट में बैठा है, सबसे अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, उसका हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले विकास करना चाहिए। तो ये लाइन किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने कही थी। अगला क्वेश्चन, भाषा में अभिव्यक्ति द्वारा किस बात की परीक्षा की जाती है? ए निष्कर्ष बताना, बी है तथ्यों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना, या सी है भाषा का रचनात्मक प्रयोग करना, या डी है किसी कहानी को समझाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभिव्यक्ति मतलब आप कुछ बोल रहे हो, जैसे कि मैं अभी अपने को अभिव्यक्त कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ। तो इससे आप किस बात की उसकी परीक्षा ले रहे हैं कि वो क्या कर रहा है? भाषा का रचनात्मक प्रयोग कर रहा है। अगर जैसे कि अब आपने सबको अभिव्यक्त करने के लिए कहा, अब वो किसी बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कैसे बोल रहा है, यानी वो कितना क्रिएटिव ढंग से अच्छा बोल पाता है या खुद को एक्सप्रेस कर पाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रकार के प्रश्न क्यों रखे जाते हैं? नंबर एक, वैधता वैधता की वृद्धि करने के लिए, बी विश्वसनीयता की वृद्धि करने के लिए, या सी वस्तुनिष्ठता की वृद्धि के लिए, या डी उपयुक्त सभी के लिए। तो देखिए, सभी प्रकार के प्रश्न क्यों रखे जाते हैं? वैधता भी होनी चाहिए, यानी क्वेश्चन क्या होना चाहिए? वैलिड वैलिड भी होनी चाहिए। बी है विश्वसनीय भी होनी चाहिए। सी है वस्तुनिष्ठ भी होनी चाहिए, यानी वस्तुनिष्ठ मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, यानी कि उपयुक्त सभी के लिए। अगला, बहुविकल्पी प्रश्न किसकी परीक्षा कर सकते हैं? ए है केवल ज्ञान की, ज्ञान व बोध, सी है प्रयोग व कौशल, या डी है ज्ञान बोध व प्रयोग। तो देखिए, जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जिसमें ए बी सी डी दिए जाते हैं, जो ये दिए जा रहे हैं, तो इसमें आप किसकी परीक्षा कर सकते हैं? केवल ज्ञान की, या ज्ञान है बोध, या प्रयोग या कौशल, या ज्ञान बोध और प्रयोग। तो इसका सही आंसर है बी, कि ज्ञान और बोध की कर सकते हैं, केवल कौशल की नहीं कर सकते। कौशल का मतलब होता है कि आप अपने से कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कुछ चीजें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, यानी कि ज्ञान व बोध की। अगला क्वेश्चन है, कला शिल्प तथा गृह विज्ञान की परीक्षा में अंकों का आधार है लगाया गया समय, प्रयुक्त सामग्री, प्रयुक्त प्रयुक्त प्रक्रिया, या अंतिम उत्पाद। तो देखिए, जो ये कला की परीक्षा होती है कि जैसे आर्ट में आपने कुछ भी बनाया,
ये गृह विज्ञान की परीक्षा में आपने कोई दाल बनाई, या शिल्प में आपने कैसा है कि शिल्प में आपने कुछ बनाया है, तो उसमें अंकों का आधार क्या होता है कि आपने जो लास्ट में जो चीज़ बनाई है वो कितनी अच्छी है, कितनी सही है। तो यानी कि उसमें क्या होगा, अंतिम उत्पाद होगा। अगला, छात्रों को भ्रमण पर ले जाने का उद्देश्य क्या होगा? आनंद उठाना और पिकनिक मनाना, बी पर्यवेक्षण और परिचित कराना, सी पठित जानकारी की सहायता करना, या कम परिचित स्थानों पर जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि पठित जानकारी की सहायता करना, कि जो कुछ आपने पढ़ा है भ्रमण पर ले गए आपने, और उनको आप क्या करा रहे, फील करा रहे वही चीज। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। अगला है क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए तर्क व सिद्धांतों का प्रयोग करना, बी शीघ्र व प्रसिद्ध गणना करना, या सी है नए संबंधों को पहचानना, या डी है संख्याओं की परिरचना समझना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, माध्यमिक स्तर मतलब 9th 10th 11th 12th। इस स्तर पर जो गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि तर्क व सिद्धांतों का प्रयोग करना, कि बच्चा तर्क करना सीख जाए और सिद्धांतों का प्रयोग करना सीख जाए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य अर्थहीन हो जाता है यदि काम या नौकरी में कोई परिवर्तन न हो, बी कोई नवाचार न हो, या सी किसी बात का प्रशिक्षण न हो, या डी अनुशासन न हो। तो अगर शिक्षण कार्य तब अर्थहीन हो जाता है हमारे लिए जब हम उसमें कोई क्या नहीं करें, कोई नवाचार ही नहीं करें, हम उसमें कोई नई चीज़ कर ही नहीं रहे, कोई इनोवेशन कर ही नहीं रहे। जैसे परंपरागत तरीके चल रहे हैं पढ़ाने के, हम वैसे ही पढ़ा रहे हैं, हम उसमें कुछ नया चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगला, छात्रों के प्रति अध्यापक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए? तो ए है व्यंग्यपूर्ण, विनोदपूर्ण, या दृढ़, या उदार। तो आपका कैसा नहीं होना चाहिए? व्यंग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए। व्यंग्यपूर्ण का मतलब यह है कि आप बच्चों को क्या है, मजाक ना उड़ाएं, कि किसी बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है तो आपने ऐसा नहीं है कि आप उसका क्या कर लें, मजाक उड़ा लें। तो आपका व्यवहार कैसा नहीं होना चाहिए? व्यंग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान के अनुसार शिक्षा का प्रबंधन कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्यपाल, या राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो कौन करता है? देखिए, जो शिक्षा जो विषय है वो है राज्य सरकार का, वो है समवर्ती सूची में। तो शिक्षा का प्रबंधन दोनों करते हैं, राज्य सरकार भी करती है और केंद्र सरकार भी करती है। तो इसका दोनों होना चाहिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। मरुस्थल में रातें ठंडी क्यों होती है? इस प्रश्न में किस शैक्षिक उद्देश्य का मूल्यांकन मूल्यांकन होता है? ज्ञान का, विश्लेषण का, बोध का, या प्रयोग का? तो किसका होता है? अब मरुस्थल में रातें ठंडे क्यों होती है, तो अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे तो पहले सोचेगा ना कि क्यों होती होंगी, कि तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या करेगा, विश्लेषण करेगा। विश्लेषण मतलब क्या होता है, कुछ सोचना। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जानकारी देना, योजना बनाना, रखवाली करना, या मार्गदर्शन करना। तो क्या होता है? आप क्या करेंगे, बच्चों को जानकारी देंगे, कि योजना बनाएंगे, रखवाली करेंगे, या मार्गदर्शन करेंगे? तो बच्चों को मेन ये होता है कि उन्हें हम क्या करें, हम डायरेक्शन दें, यानी कि उनका क्या करें, मार्गदर्शन करें। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे अध्यापक में कौन से गुण होना सर्वाधिक आवश्यक है? विनोद प्रियता, अपने विषय पर अधिकार, संवेगों पर नियंत्रण, या शारीरिक बल। तो एक अच्छा अध्यापक कौन होगा, सबसे अच्छा अध्यापक कौन होगा? जिसे अपने विषय पर क्या हो, अच्छा अधिकार हो, यानी कि अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता हो। अगला क्वेश्चन, बच्चों के सीखने के ढंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चे समान गति से सीखते हैं, वे अध्यापक के निर्देशों का तुरंत पालन करते हैं, वे दूसरे बच्चों के सीखने के तरीकों का अनुसरण करते हैं, या डी प्रत्येक बच्चे का सीखने का ढंग अलग होता है। तो देखिए, बच्चे जो सीखते हैं ना, तो प्रत्येक बच्चे का सीखने का ढंग का होता है, अपना अपना अलग होता है। बच्चे एक समान गति से तो नहीं सीखते हैं, ये जैसे ही टीचर कहे वैसे ही करें, ऐसा भी नहीं होता है। दूसरे के तरीकों का अनुकरण करते हैं, ऐसा नहीं है। इसका सिर्फ डी आंसर सही होता है, कि प्रत्येक बच्चा क्या है, अपने अपने हिसाब से सीखता, अपने ढंग से सीखता है। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक का सह अध्यापकों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए? स्वतंत्र विचारानुसार कार्य करना, प्रभावी अध्यापन विधियां सुझाना, दूसरे अध्यापकों की विधियों की नकल करना, या दूसरे के कामों में हस्तक्षेप न करना।
तो एक टीचर कैसा होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि प्रभावी प्रभावी अध्यापन विधियां सुझाना। कि अपने जो सह अध्यापक हो गए उसको क्या सुझाएगा, वो नई नई विधियां सुझाएगा पढ़ाने की। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को चाहिए कि वो बच्चों को प्रोत्साहित करे कि वे कक्षा में सबसे अच्छे अंक प्राप्त करें, अपनी क्षमताओं को उन्नत करें, अध्यापक के आदेशों का पालन करें, या अध्यापक को समय पर कार्य दे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, कि जो बच्चे की क्षमताएं होंगी उन क्षमताओं को क्या करेगा, वो और ज़्यादा अच्छा करेगा। तो इसलिए 25 का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन 26, बच्चे तथा स्वयं में मौलिकता के विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि वो सृजनात्मकता कार्यों की प्रशंसा करे, नए नए कार्यों की सोचे, नए आधुनिकतम जानकारी प्रदान करे, या बच्चों के साथ विचारोत्तेजक खेल खेले। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कि वो क्या करें, नए नए कार्यों करने की सोचें। अध्यापक को क्या करना चाहिए, नए नए कार्य करने की सोचना चाहिए, जिससे बच्चे भी क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अध्यापन कुशलता के विकास के लिए आवश्यक है सतत पुनरावृत्ति और अद्यतन जानकारी, प्राधिकारवादी और अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व का होना, सतत प्रयोग और धैर्य, या नियमितता और कक्षा कक्षा नियंत्रण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए, सतत पुनरावृत्ति और अद्यतन जानकारी। जो एक अच्छा टीचर होता है वो क्या करता है कि वो क्या रहता है, अद्यतन मतलब होता है अपडेट। अपडेट का मतलब ये है, आज कोई नई जानकारी आई तो जो वो नई जानकारी आए वो उसको उससे क्या रहे, अपडेट रहे। और सतत पुनरावृत्ति यानी कि जो कुछ पढ़ा रहा है उसकी वो क्या करते रहे, डेली बेसिस पे पुनरावृत्ति भी करते रहे। अगला क्वेश्चन है 28, 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान निम्न में से भारतीय संविधान की किस धारा में, धारा का मतलब है अनुच्छेद, तो कौन से आर्टिकल में, सबको पता है आर्टिकल 45 में है। और ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि भाग 4 36 से 51। और अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, किसके लिए, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, नेशनल काउंसिल एनसीईआरटी का पूरा नाम है, एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है सीधा सीधा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है इसका पूरा नाम, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका नाम आप याद कर लीजिए, एनसीटीई का नाम भी आपको याद होना चाहिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। 30 क्वेश्चन, एक अध्यापक कक्षा की समस्याओं का उत्तम समाधान कैसे करेगा। ए है प्रधानाचार्य के विचारों का प्रयोग करके, बी अपने स्वयं के मत पर निर्भर रहकर, सी अन्य अध्यापकों से उनका मत पूछकर, डी बच्चों के सुझावों को ग्रहण करके। तो कक्षा की समस्याएं उत्तम समाधान क्या हो सकता है, कि हम बच्चों से पूछें भाई कि क्लास में क्या क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। 31 क्वेश्चन, बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें छोटे छोटे मोटे झगड़ों को अनदेखा कर दिया जाए, उनकी समस्याओं को सुलझा दिया जाए, उन्हें आदेश दिया जाए और आज्ञा पालन करवाया जाए, डी है हर किसी को उत्तरदायित्व सौंपा जाए। तो स्वावलंबी कैसे बना सकते हैं, स्वावलंबी का मतलब होता है कि खुद काम करे। तो कैसे करेंगे हम, हर किसी को थोड़ा थोड़ा क्या बांटेंगे, कोई काम बांटेंगे, तो इसका क्या होगा, डी, यानी हर किसी को क्या देंगे, उत्तरदायित्व सौंपेंगे। अगला क्वेश्चन 32, प्रारंभिक बालक देखभाल एवं शिक्षा ECCE को उच्च प्राथमिकता दी थी, किसने दी थी, शिक्षा आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या डी माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53। तो किसने दी थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए जैसे फैक्ट वाले क्वेश्चन है ना कि ECCE को उच्च प्राथमिकता दी थी, तो ऐसे एक या दो क्वेश्चन आएंगे, इनसे घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें तुक्के मार के आ जाना, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग तो है नहीं। 33 क्वेश्चन, कक्षा में निम्न में से किसके अधिगम का सबसे कम प्रोत्साहन मिलेगा। नंबर 1 परियोजना बनाना और उन्हें प्रस्तुत करना, बी जानकारी देना और व्याख्या करना, सी समस्याएं हल करना व नए समस्याएं सामने रखना, या डी किसी प्रक्रिया को करना
अथवा उसे होते हुए देखना। तो देखिए, सबसे कम प्रोत्साहन किससे मिलेगा? देखिए, ये तो बिल्कुल सही होगा कि समस्याएं हल करेगा और नई नई, और फिर नई समस्याएं प्रस्तुत करेगा। ये भी है किसी प्रक्रिया को करेगा, जैसे कि वो कुछ भी बना रहा है क्लास में। अब ए और बी में क्या होगा? परियोजना बनाना या उन्हें प्रस्तुत करना, या उसने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसे उसने क्या कर दिया? प्रस्तुत कर दिया। ये बी है कि जानकारी देना और उसकी व्याख्या करना। तो देखो, इसमें क्या होगा कि इसमें होगा बी, सबसे कम प्रोत्साहन आप किसे देंगे कि वो जानकारी दे रहा है, केवल उसकी व्याख्या कर रहा है, कि जैसे कि भारत की राजधानी यहाँ है और भारत में इतने राज्य हैं, या भारत के बारे में वो जानकारी दे रहा है, तो ये क्या होगा? सबसे कम प्रोत्साहन वाला होगा। अगला क्वेश्चन, करके सीखना महत्वपूर्ण है क्योंकि, करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बच्चों में रुचि उत्पन्न करता है, बच्चों को व्यस्त रखता है, अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देता है, यह अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। तो क्यों है? क्योंकि ये बच्चों में रुचि उत्पन्न करता है। करके सीखना मतलब बच्चे क्या है, केवल मतलब जो मैडम ने बोला उसको उससे कॉपी में उतार दिया नहीं, बल्कि वो है कि वो खुद करके सीख रहा है कहीं से। अगला सवाल है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन 36, माध्यमिक तथा उच्च विद्यालय कक्षाओं में यदि छात्रों की संख्या अधिक हो तो कौन सी अध्यापन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, जो उच्च क्लासेस होती हैं या जो माध्यमिक क्लासेस होती हैं, हम उनमें क्या करते हैं? लेक्चरर जो मेथड होता है, यानी कि जो व्याख्यान विधि होती है, उसका प्रयोग करते हैं हम। किसका प्रयोग करते हैं? लेक्चरर मेथड का या व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, व्याख्यान प्रणाली और कक्षा नोट्स। अगला सवाल करेंगे हम, कक्षा में बातें करना व अनुशासनहीनता किस बात का संकेत है? ए है छात्रों की निम्न पृष्ठभूमि का, या पुनरावृत्ति जन्य ऊब, जानकारी संबंधी संभ्रम, या डी, शिक्षण बिंदुओं के संक्षेपण का अभाव। तो अगर क्लास में बच्चे बातचीत कर रहे हैं, अनुशासनहीन है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि देखो, अगर कोई बच्चा क्लास में शोर करता है या वो अनुशासनहीन है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी गलती नहीं है, बल्कि वो क्या है? शिक्षक की गलती है। क्योंकि शिक्षक का जो शिक्षण विधि है, जो पढ़ाने का तरीका है, वो इतना रुचिपूर्ण नहीं है कि बच्चे उसमें क्या ले रहे हैं? रुचि ले रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, पुनरावृत्त जन्य ऊब। अगला क्वेश्चन है, क्लास में साला मतलब क्लास में छात्रों की उपस्थिति नियमित होनी चाहिए, जिससे उन पर लगातार ध्यान दिया जा सके, प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सके, पाठ्यचर्या को पूरा किया जा सके, गृह कार्य की नियमित जांच हो सके। तो इसका क्या होगा? सबसे प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि बच्चा अगर क्लास में डेली आ रहा है, उस पर क्या होगा? हम क्या दे सकते हैं? निरंतर ध्यान दे सकते हैं, यानी कि लगातार ध्यान दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, साला की कक्षा की समय सारणी इस दृष्टि से बनाई जाती है कि साला में रुचि उत्पन्न हो सके, कक्षा में रुचि उत्पन्न हो सके, विभिन्न विषयों के अधिगम को उपयुक्त समय मिल सके, नित्य क्रम की पुनरावृत्ति की जा सके, या डी, सभी शिक्षकों को पढ़ाने के लिए सभी समय मिल सके। तो इसका क्या होगा? समय सारणी स्कूल में टाइम टेबल इस प्रकार से बनाया जाता है कि जिसमें क्या हो सकते हैं कि सभी जो टीचर होते हैं स्कूल के, उन सभी टीचरों को क्या पढ़ाने के लिए समय मिल सके, इस हिसाब से तो बनाया जाता है। इसका क्या होगा? डी, सही आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में स्वाध्याय को प्रोत्साहन दिया जा सकता है, उन्हें इनकी महत्ता बताकर, नई अधिगम प्रणाली के उपयोग से, अभिभावकों को इसकी पृष्ठभूमि बताकर, या डी, बच्चों को पुस्तकें व पत्रिकाएं उपलब्ध कराकर। देखो, बच्चों में स्वाध्याय कैसे होगा प्रोत्साहित? जब आप उन्हें इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे। मैंने बोल दिया कि भाई किताबें पढ़ने से ये होता है, आपको खुद में घर में पढ़ना चाहिए, तो क्या बच्चे स्वाध्याय करेंगे? नहीं करेंगे। नई अधिगम प्रणाली के प्रयोग से, स्वाध्याय का नई अधिगम प्रणाली से कोई मतलब नहीं है। तो ये है कि हम बच्चों को क्या दें? बुक्स दें, कोई स्कूल से किताबें दें। और जैसे कि हमने कहानी किताब दे दी, एक कविताओं की किताबें दे दी, और हमने कल कहा कि आप इसे कल हमें क्या करेंगे? क्लास में सुनाएंगे, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने का मुख्य दायित्व होता है अभिभावक पर, अध्यापक पर, सरकार पर, या विद्यार्थी पर? तो किस पर होगा?
बी अध्यापक ही होगा, क्योंकि क्लास में कौन पढ़ाएगा? अध्यापक ही पढ़ाएगा, तो अध्यापक ही क्या करेगा? गुणवत्ता जो होगी क्लास की उसकी क्या करेगा? अच्छी करेगा। अगला क्वेश्चन, शाला की व्यवस्था में परिवर्तन करने और उसे बेहतर बनाने के लिए सबसे निर्णयात्मक भूमिका किसकी हो सकती है? अभिभावक शिक्षक संघ की, शिक्षा मंडल की, राजनीतिज्ञ की, या विद्यार्थी निकाय की? तो किसकी होगी? जो क्लास है उसकी व्यवस्था में परिवर्तन करना, उसे बेहतर बनाना, तो कौन बना सकता है? देखो, अगर इसमें शिक्षक विद्यार्थी दिया होता तो शिक्षक विद्यार्थी होता। अब इसे मुख्य रूप से क्लास में कौन होता है? तो विद्यार्थी होता है, तो सही आंसर क्या होगा? डी, यानी कि विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में बालक कक्षा में बालक व बालिकाओं में आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? अब अभिभावकों से समानता के बारे में चर्चा करने को कहा जाए, बी पढ़ाते समय समानता के बारे में बातचीत की जाए, या सी बालक बालिकाओं को एक साथ बैठने का आदेश दिया जाए, या डी ऐसा करने को दिया जाए जिसे मिलकर करने की आवश्यकता हो। तो अगर आपसे सहयोग करना है क्लास में तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? कोई उन्हें ऐसा काम किया दिया जाए जिसे वो क्या करेंगे? मिलकर करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, ऐसा काम करने को दिया जाए जिसे वो क्या करेंगे? मिलकर करेंगे। अगला क्वेश्चन है 44, प्राथमिक कक्षाओं में ताली बजाने और आदेशानुसार कार्य करने के खेल के द्वारा निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहित किया जाता है? कि ताली बजा रहे हैं और आदेश के अनुसार काम कर रहे हैं, तो इससे किस चीज़ का प्रोत्साहन मिलता है? आनंद का, लय का, समन्वय का, एकाग्रता का? देखो, ताली बजाने से आनंद तो भले ही आता है, लेकिन आदेश से आनंद नहीं आता है। लय से या एकाग्रता से, तो ताली बजाने से एकाग्रता तो होती है नहीं। तो ताली बजाने से क्या होगा? आपका कोऑर्डिनेशन हो रहा है। जैसे मैंने कहा ताली बजाओ 1 2 3, तो ताली बजती है एक साथ 1 2 3, फिर 1 2 3, तो यानी इससे क्या हो रहा है? समन्वय स्थापित हो रहा है, कोऑर्डिनेशन स्थापित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पत्तियों की आकृति के विषय में शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। पत्तियों पत्तियों के बारे में क्लास में बताना है कि पत्तियों की आकृति कैसी कैसी होती है। विभिन्न पत्तियों के चित्र दिखाना, ज्यामितिक आकृतियों के साथ पत्तियों की आकृतियों को मिलाना, पत्तियों की आकृति का वर्गीकरण करवाना व उनके नाम बताना, या डी आकृतियों की समानता पहचानना और उनके नाम बताना। क्या होगा इसमें सही? तो देखिए, हम क्या करेंगे कि अगर हम पत्तियों के बारे में पढ़ा रहे हैं, पत्तियों की आकृति के विषय में शिक्षा की सर्वोत्तम विधि है, हम उनकी आकृति बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि क्लास में क्या करते हैं? आकृतियों की समानता पहचानने को कहेंगे और उनके नाम बताने को बच्चों को कहेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, कि आकृतियों की समानता पहचानने और उनके नाम बताने के लिए बच्चों को कहा जाएगा। अगला सवाल 46, कक्षा पुस्तकालय में होना आवश्यक है। पाठ्य पुस्तकों का, पाठ्य पुस्तकें तो हमारी बुक्स हमारे पास होती हैं। बाल पत्रिकाओं का, बाल पत्रिकाएं भी सही होती हैं। बाल पत्रिकाएं क्या होती हैं? जैसे कहानियाँ होगी, कविताओं की किताबें होगी, या कॉमिक्स पहले आती थी, वो बाल पत्रिकाएं होती है सबके सब। सी है संदर्भ ग्रंथ व विश्वकोश का या लोकप्रिय पठन सामग्री का। तो आप क्या करेंगे? पुस्तकालय में कैसी चीज़ें लिखेंगे? जो लोकप्रिय पठन सामग्री हो, यानी कि जिन्हें बच्चे पढ़ने में क्या ले? इंटरेस्ट ले। इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि लोकप्रिय पठन सामग्री का। 47 क्वेश्चन है, सार्वजनिक भाषण देने तथा वाद विवाद करने का प्रशिक्षण इनमें से किस योग्यता का विकास नहीं होता है? भाषा का सृजनात्मक विकास, देखिए भाषण देने से भाषा का विकास तो होता है। ध्वनि नियंत्रण व प्रयोग, ध्वनि नियंत्रण भी हम कर रहे हैं कि हमें तेज बोलना है कि कम बोलना है। ये संप्रत्यय विकास, ये डी मनोभावों पर नियंत्रण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कि हम क्या किसका विकास नहीं होता है? कि भाषण देने और वाद विवाद करने से। तो मनोभावों पर नियंत्रण ये नहीं होता ना। संप्रदाय कॉन्सेप्ट का विकास तो हो रहा है, ध्वनि नियंत्रण पर ही प्रयोग हो रहा है, लेकिन क्या नहीं हो रहा है? अभी मनोभावों पर नियंत्रण का विकास नहीं होता है। अगला सवाल है, कक्षा फर्स्ट से थर्ड तक शिल्प कार्य किस योग्यता के विकास के लिए करवाया जाता है? तो शिल्प कार्य क्या हो रहे हैं? जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं बच्चे स्कूल में, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम शिल्प कार्य कहते हैं। ठीक है, या वो कागज से कुछ नई नई आकृतियां बना रहे हैं, तो इसमें किस योग्यता के विकास के लिए करवाया जाता हो? हस्त समन्वय, या अभिव्यक्ति, या सृजनात्मकता, या नई सामग्री का प्रयोग? तो किसके लिए कहा जाता है? कि ताकि उनके क्या हो जाए? हाथ सेट हो जाए।
तो किसके लिए? इसका सही आंसर क्या होगा? ए, यानी कि हस्त समन्वय के लिए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जाता है अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, नए स्तर स्थापित करने के लिए, पढ़ाई को परिसीमित करने के लिए, या डी विचारों और प्रतियों की व्याख्या करने के लिए। तो किस लिए किया जाता है? कि जो हमारे अधिगम उद्देश्य हैं उन अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति करना, कि जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं, अधिगम को इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। लर्निंग मतलब क्या होता है? सीखना। यानी कि अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। तो उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं हम पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग क्लास में। अगला क्वेश्चन है, कक्षा परीक्षाओं का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है अध्ययन की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए, या छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए, या स्तर निर्धारित करने के लिए, या किसी इकाई की समाप्ति सूचित करने के लिए। तो किस चीज़ के लिए कक्षा जो परीक्षाएं होती हैं उन कक्षा जो हम टेस्ट लेते हैं उसका प्रयोग क्यों किया जाता होगा? तो क्यों किया जाता होगा? कि अध्ययन की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए, या छात्रों को वर्गीकरण करने के लिए, या स्तर निर्धारित करने के लिए, या डी की कक्षा परीक्षाओं का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। तो क्यों करते होंगे हम? जो छात्रों की कठिनाई है उनका पता लगाने के लिए करते होंगे कि छात्र कितना कर पा रहा है या कितना नहीं कर पाता है वो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, जो मंडल यानी कि जो बोर्ड परीक्षाओं होती हैं उनकी आवश्यकता क्यों होती है? कक्षा की गुणवत्ता के नियंत्रण के लिए, शैक्षिक स्तर को ऊंचा बनाने के लिए, या सी उच्च शिक्षा के लिए छात्रों के चयन के लिए, या डी अध्यापकों की क्षमता की पहचान के लिए। तो क्यों किया जाता होगा? क्योंकि जो कक्षा है उस कक्षा की क्या बनी रहे? गुणवत्ता बनी रहे, इसलिए तो टेस्ट लिया जा रहा है। कि नहीं तो टेस्ट लेने का अर्थ ही क्या है? तो अगर टेस्ट ही नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, और जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्लास की क्या है जो गुणवत्ता है उसमें क्या आती है? कमी आती है। 52 क्वेश्चन, अपने परिवेश को बदलने में मनुष्य की भूमिका किस विषय के द्वारा समझी जा सकती है? तो क्या होगा? इतिहास के द्वारा, भूगोल के द्वारा, जीव विज्ञान, इतिहास तो ये भूगोल तो किसके द्वारा होती है? अपना परिवेश हम किसके द्वारा जानते हैं? भूगोल के द्वारा तो जानते हैं हम अपना परिवेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, यानी कि भूगोल। शिक्षण प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? ए है अध्यापन कुशलता की वृद्धि के लिए, कक्षा व्यवस्था विधियों को समझने के लिए, या विषय के ज्ञान की वृद्धि के लिए, या उपयुक्त सभी। जो ट्रेनिंग होती है शिक्षण की कि कैसे हमें पढ़ाना पढ़ाना, वो क्यों होती होगी? तो सभी के लिए होती होगी कि विषय के ज्ञान में वृद्धि होगी हमारी, जो अध्यापन कुशलता है उसमें वृद्धि होगी, और जो कक्षा में जो हमें पढ़ाना है वो किन किन विधियों से हमें पढ़ाना है, कैसी कैसी विधियों से पढ़ाना है, तो उसके लिए भी होती है। अगला सवाल है, कक्षा में भाषा शिक्षण, शाला का मतलब होता है कक्षा। कक्षा में भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान वृद्धि, अभिव्यक्ति की उन्नति, या पठन कुशलताओं का विकास, या भाषा का अधिक प्रभावी प्रयोग। तो देखिए, जो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भाषा शिक्षण होता है उस भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि हमारे जो पठन यानी कि जो पढ़ने से संबंधित कुशलता है ना उसका विकास हो, कि बच्चा पढ़ भी सके और अच्छा बोल भी सके। तो जो पठन कुशलता है उसके विकास के लिए किसका क्या होता है? भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? पठन कुशलताओं का विकास हो सके। अगला क्वेश्चन है, छात्रों से कक्षा सभा का आयोजन कराया जाता है। कक्षा में बहुत सारी सभाएं होती हैं तो क्यों आयोजन कराया जाता होगा? शिष्टाचार सिखाने के लिए? नहीं। नेतृत्व के विकास के लिए हो सकता है, भाषण देने की क्षमता के लिए विकास के लिए भी होता है, या अनुशासन का अभ्यास करने के लिए। ज़्यादातर जो कक्षा सभा होती है उसका आयोजन क्यों कराया जाता है? जैसे कक्षा में हमने किसी को सेनापति चुन दिया, किसी को मुख्यमंत्री चुन दिया, तो इसका मतलब क्या है कि हम बच्चों में नेतृत्व का विकास कराना चाह रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 56, प्रयोग और विश्लेषण की योग्यता का विकास किस विषय के अध्ययन के लिए सर्वाधिक है? भाषा, गणित, विज्ञान, या इतिहास। तो प्रयोग सबसे ज़्यादा किस में करते हैं हम? तो प्रयोग सबसे ज़्यादा हम साइंस में ही करते हैं, एक्सपेरिमेंट साइंस में करते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? साइंस में इसकी आवश्यकता होती है प्रयोग की। अगला क्वेश्चन है 57, मातृभाषा के माध्यम द्वारा सीखने से क्या लाभ है? सरल बोधगम्यता, बी बेहतर भाषा प्रयोग का विकास, सी रचनात्मकता का विकास, या डी अर्थ निरूपण की योग्यता का विकास। तो इसका सही आंसर क्या है? सरल बोधगम्यता। सीखने से क्या होगा कि भाई वो आसानी से
अच्छा, मातृभाषा के माध्यम द्वारा सीखने से क्या लाभ होता है? बेहत हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा? सरल बोधगम्यता, यानी कि 57 क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, किस शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का यह विश्वास था कि सभी बच्चों में सीखने की अंतःशक्ति होती है? यानी कि जो बच्चे सीखते हैं उनके अंदर कोई शक्ति होती है, सीखते हैं जिससे कि क्या है, उनके अंदर कोई शक्ति होती है और उससे वो क्या है, सीखते हैं, यानी अंतःशक्ति, सीखने की अंतःशक्ति होती है। बच्चा स्वयं से ही सीखेगा। तो एक आता फ्रोविल ने। ऐसे क्वेश्चन एक या दो आएंगे, इसमें आप गैस कर सकते हैं और कुछ इसका चारा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक पाठशालाओं में विज्ञान के लिए कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? पाठ्यपुस्तक का प्रयोग, पाठ्यपुस्तक द्वारा पढ़ाना, व्याख्यान और प्रयोग, क्रियाकलाप आधारित अध्यापन करना। तो आप क्या करेंगे कि जो प्राथमिक जो पाठशालाएं होती हैं, अगर आप वहाँ साइंस को समझाएंगे, तो अगर आप उनको पुस्तकालय का प्रयोग करेंगे या पाठ्यपुस्तक द्वारा पढ़ाएंगे तो उनके समझ में नहीं आएगा इतना ज़्यादा। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? क्रियाकलाप कराने चाहिए अधिक से अधिक, जिससे कि उनके समझ में क्या आ सके, ज़्यादा आ सके। अगला क्वेश्चन है, एक पाठशाला की श्रेणी की परख किससे की जाती है? यानी जो एक क्लास है उस क्लास की परख किससे की जा सकती है? तो इसका आंसर आप स्वयं बताएंगे कमेंट्स में जाके। तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार के वीडियो आगे भी देखते रहें। अब एक नया वीडियो हम कुछ समय बाद डालेंगे। धन्यवाद।